अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का आज बहुत बड़ा इम्तिहान है। देखना यह होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान की बहनों के साथ अडयाला जेल के बाहर पहुंचती है या नहीं पहुंचती। दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई ने एज आ अपोजिशन लीडर पहली तकरीर के अंदर इंतहाई अहम बातें की हैं। उन्होंने इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ा मुतालबा किया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से उन्होंने एक बड़ी कंडीशन रखी है। उन्होंने कहा जी अगर ये काम कर लिया जाए तो मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हाथ चूमूंगा। ये महमूद खान अचकज़ई ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर। 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर एक क्लैरिफिकेशन दे दी है कि ये एहतजाज हम किस तरीके से करने के लिए जा रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ की जानब से एक अहम पटिशन भी दायर की गई है इमरान खान से मुलाकात के हवाले से। सोहराब बरकत नौजवान सहाफ़ी जिनका ताल्लुक था siyaasat.pk से, उनके हवाले से एक बड़ा अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है अवामी एक्शन कमेटी की जानब से कि अगर उनको रिहा ना किया गया तो फिर लोग बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर एहतजाज करेंगे। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे महमूद खान अचकज़ई जो कि अपोजिशन लीडर बन चुके हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर पहली तकरीर भी कर दी है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूं, लेकिन उन तफसीलात से कबल एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने रखना चाहता हूं। इमरान खान की बहनें हर मंगल को इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल के बाहर आती हैं और अपनी कैपेसिटी के अंदर वो जिस तरीके से भी एहतजाज कर सकती हैं, धरना दे सकती हैं, रातों को बैठ सकती हैं, पुलिस का लाठी चार्ज बर्दाश्त कर सकते हैं, वाटर कैनन बर्दाश्त कर सकते हैं, गिरफ्तारियां बर्दाश्त कर सकती हैं, वो हर चीज बर्दाश्त कर रही हैं। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, तकरीबन 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं, इमरान खान के साथ किसी ने भी अडयाला जेल के अंदर मुलाकात नहीं की और तहरीक इंसाफ के कारकुनान अब इस हवाले से बात कर रहे हैं कि ये एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है कि इमरान खान को बाकायदा तौर पर कैद तन्हाई के अंदर डाल दिया गया है और तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है, जिसको अलीमा खान के साथ, इमरान खान की दूसरी बहनों के साथ अडयाला जेल के बाहर होना चाहिए, MNAs, MPAs, ओहदेदारान, टिकट होल्डर्स, इन सबको होना चाहिए, ये वहां पर नहीं पहुंचते। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है, स्पेशली जो पंजाब की तंजीम है, जो पंजाब की क्यादत है, इस्लामाबाद के अंदर जो MNAs होते हैं, जो पंजाब के MPAs हैं, इन सब का बहुत बड़ा इम्तिहान है। कितनी बड़ी तादाद में वो बाहर इकट्ठे होते हैं, हुकूमत को प्रेशराइज करते हैं और इमरान खान की उनकी बहनों के साथ मुलाकात करवाते हैं। तो देखना यह है कि मुलाकात की इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। पिछले कई हफ्तों से इमरान खान की बहनें आती हैं, बैठती हैं, धरना देती हैं, लेकिन मुलाकात नहीं करने दी जाती। कभी वाटर कैनन से पानी फेंक के धरना खत्म करवा दिया जाता है, कभी यह कहा जाता है जी हम आपसे वादा करते हैं अगले हफ्ते आपकी मुलाकात करवा देंगे, ये कह के खत्म करवा दिया जाता है, और कभी गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। अभी तक तो यही चल रहा है जो हमारे सामने है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब आगे आ जाएं जी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जिनमें अलामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर अली खान, अली जफर, मिशाल यूसुफजई, फैसल जवेद खान और आजम सवाती, ये सब शामिल थे। इन्होंने अदालत के अंदर जाकर एक पिटीशन दायर की है कि हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए। जो सेनेटर अली जफर हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर यह पिटीशन दायर की है कि इमरान खान और उनकी अहलिया और इसके अलावा जितने भी कारकुनान हैं जिनको कैद तन्हाई के अंदर रखा गया है, उनकी कैद तन्हाई खत्म की जाए और हमें इजाजत दी जाए कि हम पाकिस्तान के अंदर जो जेलें हैं हम उनका दौरा कर सकें और वहां पर जाकर ये देख सकें कि कोई कैद तन्हाई के अंदर तो नहीं है। ये उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट आगे से इंसाफ किस तरीके से देती है वो भी हमारे सामने है। तकरीबन 1 साल गुजर गया है और इमरान खान का जो केस है वो अभी तक नहीं लगा, जो जमानत का केस है। मजीद उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा जी कल सुबह 10:30 बजे तक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का नोटिफिकेशन भी हो जाएगा सेनेट के अंदर। कौमी असेंबली के अंदर तो महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन भी हो गया, उन्होंने पहली तकरीर भी कर दी। सेनेट के अंदर जो इमरान खान ने अलामा राजा नासिर अब्बास को नामजद कर रखा है कि ये हमारे ऑपोजिशन लीडर होंगे, अली जफर ने कहा जी कल सुबह 10:30 बजे तक उनका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। अब जरा आ जाए, जो महमूद खान अचकज़ई ने तकरीर की, 5 माह की तखीर के बाद आखिरकार उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ। वो असेंबली के फ्लोर के ऊपर एज अपोजिशन लीडर आए और उन्होंने अपनी पहली तकरीर के अंदर पार्लियामान की बालादस्ती, बुनियादी हकूक, कानून की हुक्मरानी, सियासी इस्तेहकाम और खारजा पॉलिसी जैसे
अहम नुक्तों के ऊपर गुफ्तगू की। लेकिन जिस वक्त वो गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी तकरीर के दौरान तकरीबन 3 मरतबा उनकी आवाज को बंद किया गया, म्यूट कर दी गई। और हैरानकुन पहलू यह भी है कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के अंदर तकरीर कर रहा था और उसकी तकरीर को पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर नशर नहीं किया गया। अब क्यों नशर नहीं किया गया, उनकी बातें मैं आपके सामने रखता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कि क्यों नशर नहीं हुई तकरीर। सबसे पहले नंबर पे तो महमूद खान अचकजई ने कहा कि मैं उन तमाम खबरों की तरदीद करता हूं जो ये फैलाई गई कि मैंने अपोजिशन लीडर बनने के लिए नवाज शरीफ से किसी किस्म का कोई राब्ता किया था, कि नवाज शरीफ को मैंने कहा था कि जी मैं अपोजिशन लीडर बनना चाहता हूं, लिहाजा कुछ मेहरबानी फरमाए। उन्होंने कहा जी पता नहीं किसने कह दिया है कि मैंने अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए नवाज शरीफ से बात की है। उन्होंने कहा कि मैं उस मिट्टी का बना ही नहीं हूं कि मैं किसी ओहदे के लिए दरख्वास्त करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की वजारत उज़्मा भी मांग कर नहीं लूंगा। मजीद उन्होंने कहा कि इमरान खान इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है, उसे रिहा किया जाए। हाउस ये फैसला कर ले तो कौन सा आसमान गिर जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के खिलाफ केसेस खत्म कर दें, जेलों में बंद खवातीन को रिहा करें तो कोई आसमान नहीं गिरेगा। मजीद उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान जेल में है मैं आवाज उठाता रहूंगा। यह भी कहा कि 8 फरवरी को जो कुछ हुआ वो आप भी जानते हैं, उस वजह से सियासी दर्जा हरारत आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात किस बात के, कि क्या मुज़ाकरात हमने करने हैं। यह कहा कि 8 फरवरी को जो हुआ उसको एड्रेस किए बगैर मुज़ाकरात किस बात पर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस सियासी दर्जा हरारत को कम करने का बटन हुकूमत के पास है, अगर आप थोड़ा सा प्रेशर कम करेंगे तो मुज़ाकरात का रास्ता खुलेगा। मजीद कहा कि जब भी मुल्क में अवाम की हुक्मरानी कायम करने के लिए आपको मेरी और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की जरूरत होगी, हम आपके साथ होंगे, लेकिन जो मनफी काम है उसके अंदर हमें माफ रखिएगा, उसके अंदर हम आपके साथ नहीं होंगे, हम सिर्फ मुस्बत कामों में आपका साथ देंगे। मजीद उन्होंने यह भी कहा कि मैंने कभी अपने बाप का हाथ नहीं चूमा, ना कभी अपने बड़े भाई का, और ना किसी और जो अजीजो अकारब होते हैं किसी का भी हाथ नहीं चूमा, लेकिन इस हाउस की खातर, इस अवाम की खातर, इस हाउस की ताकत की खातर आर्मी चीफ अपने हलफ की पासदारी करें और आइन के दायरे में रहकर फौज की रहनुमाई करें तो मैं उनका हाथ चूमूंगा। यह बात फ्लोर के ऊपर महमूद खान अचकजई ने की और जब यह बात कर रहे थे तो उसके बाद फिर उनकी आवाज को म्यूट कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि बरसगीर तकसीम हुआ, 2 गुना फौज और हमसे ज्यादा गुर्बत दूसरी तरफ के हिस्से में आई। उन्होंने कहा कि हमसे ज्यादा जुबानें और फिरके उनके हिस्से में आए, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट को मजबूत रखा और वो कहां पहुंच गए और हम किधर आ गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वेनेजुएला से पहले हमारे साथ हो चुका है, जो वेनेजुएला के अंदर अमेरिका ने किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका उससे पहले पाकिस्तान के साथ यह कर चुका है। उन्होंने कहा कि 2 हेलीकॉप्टर आए, उन्होंने हमारी खुद मुख्तारी के परखच्चे उड़ा दिए, ये जो एबटाबाद के अंदर अमेरिका ने आकर ऑपरेशन किया था। मजीद कहा कि एटमी मुल्क, बेहतरीन फौज और 25 करोड़ इंसान, हम सब घरों में बैठे थे तो सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर हमारे मुल्क की खुद मुख्तारी को तबाह करके चले गए। यह भी कहा क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो करते हैं वो मानते नहीं हैं, तो नतीजा क्या हुआ। उन्होंने कहा ये इस वजह से हमारे साथ होता है कि हम जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो करते हैं वो मानते नहीं हैं, तो यह नतीजा आपके सामने है। मजीद उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में तो फौज गई, हमारी खुद मुख्तारी सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर बर्बाद करके चले गए। ये वैसे मैं इसके ऊपर आपको एक चीज बताऊं, नेटफ्लिक्स ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है कि वो ऑपरेशन अमेरिका ने एबटाबाद में, पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद में किस तरीके से किया था। और ये बात महमूद खान अचकजई बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये बात उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी मेंशन की हुई है कि पहला हेलीकॉप्टर जब आया था तो वो मतलब क्रैश हो गया था, फिर दूसरा आया था, उसने आकर ऑपरेशन किया था। आगे आ जाए जी, हामिद मीर साहब ने अपने कॉलम के अंदर एक बड़ी अहम बात लिखी है। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के दोस्त यह कहने में हक बजानब हैं कि अचकजई साहब का अपोजिशन लीडर बनना अडयाला जेल में कैद इमरान खान की अहम तरीन कामयाबी है। उन्होंने कहा क्योंकि उन्हें अपोजिशन लीडर के लिए कैदी नंबर 804 ने जेल से ही नामजद किया था। हबीब अकरम साहब वो कहते हैं कि आज हुकूमत और इस निज़ाम ने मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान वो वाहिद फोर्स हैं जो इस वक्त अपोजिशन में है, उन्हीं का नामजद करदा शख्स अपोजिशन में बैठेगा, वही अपोजिशन लीडर होगा। लिहाजा आज इस निज़ाम में इमरान खान को अपोजिशन का वाहिद फरीक तस्लीम कर लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद जमात है जो 26 नवंबर जैसा होलनाक वाक़या होने के बाद भी आज भी एहतजाज की सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की वाहिद जमात जो स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की सलाहियत रखती है वो यही जमात है। शफकत अयाज साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी हमें मुस्लिम लीग नून ने यह पैगामात भिजवाए कि महमूद खान अचकजई का नाम आप ले लें वापस, इनको तो हमने अपोजिशन लीडर नहीं बनाना, आप किसी और बंदे का नाम दे दें, उनको हम बना देते हैं।
तो शफकत अयाज ने कहा कि इसके ऊपर जुनेद अकबर ने जवाब दिया कि फिर हम इकबाल अफरीदी का नाम दे देते हैं जो केपी के CMN हैं और बड़ी सख्त बातें करते हैं। तो आगे से कहा गया कि ये हमारे दो हाथ हैं, ये महमूद खान अचकजई बेहतर है, इकबाल अफरीदी को मत बनाओ, इसी को हम बना लेते हैं। और महमूद खान अचकजई अब फिर अपोजिशन लीडर बन गए। मामले खसूसी बतला शफीउल्लाह जान, उन्होंने 8 फरवरी के हवाले से दोबारा क्लैरिफिकेशन दे दी। उन्होंने कहा जी 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने पहिया जाम की कॉल दी है जिसके पीछे PTI खड़ी है, मगर 8 फरवरी हमारी फाइनल कॉल नहीं है। 8 फरवरी को हमारी तहरीक अपनी बुलंदियों पर होगी। जब हम समझेंगे कि तहरीक कामयाब होने का वक्त आ गया है तो उस वक्त हम फाइनल कॉल देंगे। अच्छा, मैं यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अब की मर्तबा अगर जब कभी तहरीक इंसाफ ने फाइनल कॉल दी एहतजाज के लिए तो इनको बहुत ज्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग है वो पंजाब के अंदर होनी है। पंजाब के अंदर से लोगों को कैसे निकाला जाए और स्पेशली लाहौर के अंदर से लोगों को कैसे निकाला जाए। GT रोड से या दूसरे शहरों से लोग बाहर निकलकर एहतजाज कैसे करें, सड़कें बंद करनी है या इस्लामाबाद जाना है, डी चौक जाना है, व्हाट्सएवर जो भी इनकी ऑप्शन होगी, किस तरीके से एहतजाज करना है। और दूसरी तरफ एक और फैक्टर जो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो फैक्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत। आप यकीन करें हमारे पास बहुत से लोगों को मैसेजेस आते हैं, पैगाम आते हैं। कल भी मेरी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के साथ बात हो रही थी, बुजुर्ग हैं अब वो। आप यकीन करें उनका जो लहजा है ना वो बयान नहीं कर सकता कि कितने दुख के साथ उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि लोगों की बस हो गई है, लोग जो हैं वो इस हुकूमत से इतना उकता गए हैं, इस निजाम से इतना उकता गए हैं। लोगों की सिर्फ एक डिमांड है कि जिन्होंने हमें लीड करना है वो गैरत के साथ हमें लीड करें, वो बाहर निकले और वो बुजदिली मत दिखाएं। वो निकले तो हम भी उनके पीछे निकलेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो कितने अज़म, जुर्रत और बहादुरी के साथ बाहर निकलती है और कमिटमेंट अपने कारकुनान को किस लेवल की देती है कि भाई अब जब हम बाहर निकलेंगे तो हम वापस नहीं होंगे, हम आपसे आगे होंगे, हम फ्रंट से आपको लीड करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। KPK का कोई इशू नहीं है। कराची के अंदर भी आपने हालात सिंध के अंदर देख ली हैं। पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ को वर्किंग करने की जरूरत है। यहां पर ज्यादा इनको थोड़ा सा आप कह लें कि दबंग टाइप का बंदा चाहिए जो आवाम को बाहर लेकर का लीड करे, जिसको गिरफ्तारी का खौफ ना हो, जिसको और किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। तो देखते हैं कि तहरीक इंसाफ आगे इस हवाले से क्या करती है। आगे आ जाए जी। शाहद खटक साहब ने इस हवाले से एक जो ISF के उनकी टीम है उनके साथ मुलाकात की है। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं शाहद खटक साहब, और उन्होंने पंजाब से स्ट्रीट मूवमेंट जो होनी है उसकी तंजीम साजी के हवाले से मुलाकात की है। और उस मुलाकात में सदर ISF अमजद अली शाह और जनरल सेक्रेटरी उमैर शौकत भी मौजूद थे। और पंजाब के अंदर मोबिलाइजेशन के हवाले से इस मीटिंग में अहम तरीन फैसले किए गए हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान से एक सवाल हुआ जी इमरान खान की ऑडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से कि क्या इमरान खान की ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है अडयाला जेल के अंदर। तो बैरिस्टर गौहर अली खान ने यह वाज़ह तौर पर जवाब दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान जहां पर अडयाला जेल के अंदर कैद है वहां पर हर तरफ कैमरे लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान का सेल भी देखा है, हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इमरान खान की गुफ्तगू की कोई ऑडियो हमने नहीं सुनी। अगर कोई ऑडियो आई तो फिर हम उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आजम नज़ीर तारड़ साहब वफाकी वजीर कानून है, वो कहते हैं कि आए बैठकर मसाके मोइशत करें, मुल्क चलेगा तो सब चलेंगे। उन्होंने कहा कि यह नहीं है कि सियासत चलाएं और मुल्क को भूल जाएं, मुस्बत काम का हिस्सा बने, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ इंतशार की बात करेंगे कि पहले ये हो, ऐसा हो, वैसा हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये आजम नसीर तारड़ साहब बेसिकली ये कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए आप आए हमारे साथ बैठें और मसाके मोइशत करें। इमरान खान को आप भूल जाएं, बुशा बीबी को भूल जाएं, कोटला लखपत जेल के अंदर जो कैदी हैं उनको भूल जाएं, आपके ऊपर जो 9 मई के मुकदमात हैं उनको भूल जाएं, बाकी जो आपके कारकुनान गिरफ्तार हैं, जेलों के अंदर बंद हैं, उनको भूल जाएं। इन सारी चीजों को पसे पर्दा रख कर हमारे साथ बैठें और बैठकर मसाके मोइशत करें। ये मुझे तो ये समझ आई है। अगर कोई डिफरेंट बात है तो काइंडली जरूर बताइएगा। आगे आ जाए जी। मुफ्ता इस्माइल, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। कहते हैं कि आजकल ये बातें शुरू हो गई हैं कि 18 साल वाले वोट नहीं दे सकेंगे क्योंकि वो वोट इनके खिलाफ देते हैं। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ 25 साल वाले वोट दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ अरसे बाद ये कहेंगे कि सिर्फ 70 साल के बुढ़े वोट दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सियासत में इजारादारियां खत्म करना होंगी। अच्छा, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पिछले व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि आपने अपनी राय का इजहार करना है। आप लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में अपनी राय का इजहार किया है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हैं, मैंने सबके कमेंट्स पढ़े हैं और मैं ये सोच रहा हूं कि आप सब लोगों के कमेंट्स को एक जगह पर इकट्ठा करूं और फिर आप लोगों के जो तासरात हैं, आप लोगों ने जो अपनी राय का इजहार जिस तरीके से किया है वो मैं सब लोगों के सामने रखूं कि अवाम क्या सोचती है।
अगर किसी की उम्र 18 साल है, 25 है, 30 है, 35, 40, 50, 60, 70 साल भी अगर किसी की उम्र है, तो वो लोग पाकिस्तान की सियासत के बारे में क्या सोचते हैं, वो लोग क्या राय रखते हैं कि अब अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ तो हम वोट किसको देंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंशाल्लाह मैं आज या कल एक बाकायदा तौर पर इस हवाले से एक वीडियो बनाऊंगा, वो आपके सामने रखूंगा। और एक वीडियो मैंने स्पेशली बनाकर आपके सामने रखनी है, जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के साहबजादे जुनैद सफदर की जो शादी हुई है, इस हवाले से बहुत से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि अवाम के सामने आना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं, नहीं जी वो उनकी शादी थी, वो जैसे मर्जी करें, कोई मसला नहीं है, उनके घर का मसला है, आप कौन होते हैं तनकीद करने वाले। बिल्कुल ठीक बात है जी, बाहर से तनकीद करना नहीं बनती, लेकिन वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उनके बच्चे की शादी हुई है, किस तरीके से हुई है, क्या क्या चीजें शो ऑफ की गई हैं, उसमें पॉजिटिविटी क्या थी, नेगेटिविटी क्या थी, कौन सी चीजें अच्छी हो सकती थी, कौन सी चीजें अच्छी नहीं हुई, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। और सीनियर तरीन साफियां पाकिस्तान के जिन्होंने ये शादी के ऊपर कमेंट्स किए हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। अब आगे आ जाए जी, बाबर अवान साहब, उन्होंने कहा जी जनरेशन जी और इमरान खान के खौफ ने निजाम को पागल कर दिया है। उन्होंने कहा वोटरों की उम्र 25 साल करने का मतलब है कि अपनी नौजवान नस्ल और बच्चों पर अदम एतमाद। मजीद कहा कि वोटर चाहे किसी भी उम्र के हों, भारी अक्सरियत इमरान खान के साथ है, यह ड्रामा भी फ्लॉप होगा। नजम सेठी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है जी, कहते हैं कि अमेरिका के अंदर यह तबसरे हो रहे हैं कि पाकिस्तान मुसीबत का शिकार होने वाला है। अगर ट्रंप को ना करते हैं तो वो माफ नहीं करेगा, और अगर हां करते हैं तो फंस जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता दलदल में फंसते जाएंगे, और फिर ऐसा फंसेंगे कि निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप एक दफा अंदर चले जाते हैं तो फिर वहां से निकलने की अगर कोशिश करते हैं, मनमन करते हैं, तो फिर ट्रंप आपको पकड़ेगा, वो फिर आपसे हिसाब किताब लेगा। इसकी मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। फ्रांस के जो मैक्रोन है, उनका जो हेड ऑफ स्टेट है मैक्रोन, उसके हवाले से सहाफी ने सवाल पूछा कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस आप बना रहे हैं, क्या मैक्रोन इसके अंदर शामिल होगा। तो ट्रंप ने कहा कि ऐसा कोई चाहता भी नहीं है कि वो इसके अंदर शामिल हो, और बहुत जल्द वो अपने ओहदे से हटने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन नहीं दिखाई तो 200% टैरिफ लगाऊंगा, फिर ये खुद शामिल होंगे। तो ये आप अंदाजा लगा लें, अगर ट्रंप को ना की तो ट्रंप फिर आगे से क्या कर सकता है, क्योंकि वो भाई प्रधान है पूरी दुनिया के, सीधी सी बात है, इसमें कोई रख रखाव वाली बात है नहीं। वो खुल के कर रहा है सारा कुछ कि भाई मेरे पास ताकत है तो मैं सारा कुछ करूंगा। इसराइल के जो वजीर आजम है नेतन्याहू, उन्होंने 2 मुल्कों की फौज के बारे में कह दिया कि इन 2 मुल्कों की फौज हमें गजा के अंदर बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। एक है तुर्की की फौज और दूसरी है कतर की फौज। आगे आ जाए जी, मुश्ताक अहमद खान ने इस हवाले से बड़ी अहम बात की है। वो कहते हैं कि ट्रंप के जेर क़यादत गजा पीस बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत नामंजूर है। उन्होंने कहा जी गजा पीस बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत इसराइल को तस्लीम करने की तरफ पेश कदमी होगी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की रियासत आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या फैसला करती है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के सदर, बाकी सारे के सारे लोग क्या फैसला करते हैं। अतात आरड़ साहब से एक सवाल पूछा गया मईशत के हवाले से। उन्होंने कहा जी आजकल मईशत के खिलाफ पेड कंपेन चल रही है, सब कुछ एक एजेंडे के तहत चलाया जा रहा है। एक साफी है हमारे भाई एहसन वाहिद, उन्होंने सवाल पूछा कि मईशत के बारे में क्या कहेंगे, ताजर रो रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो आगे से कहते हैं जी पेड कंपेन चल रही है। तो साफी ने सवाल पूछा कि क्या ये जो इस्लामाबाद चैम्बर वाले हैं ये भी पेड बैठे हैं। तो तात आरड़ साहब कहते हैं जी मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन पहले हम डिफॉल्ट में थे, जब इंटरेस्ट रेट 22% था तो वो बेहतर था, और अब जो 10% है तो वो बेहतर है, कि 22% बेहतर था या अब बेहतर है। मजीद कहा कि पहले महंगाई 38% थी और अब 4% थी, कौन सी बेहतर है। उन्होंने कहा जी महंगाई कम हुई है, अगर लोग 2 साल पीछे जाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो साफी ने आगे से जवाब दिया जनाब मोहतरम 2 साल पहले भी आप ही की हुकूमत थी, किसी और की हुकूमत तो नहीं थी। तो फिर वो जवाब दिए बगैर अतात आरड़ साहब वहां से वापस चले गए। अब पाकिस्तान की मईशत के हालात में आपके सामने रखता हूं, ये आप जरा देख लें। पाकिस्तान में दिसंबर के महीने में जो सरमायाकारी बाहर गई है वो देख लें, और जो सरमायाकारी मुल्क के अंदर आई है वो देख लें। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुल्क के अंदर सरमायाकारी की क्या सूरत हाल है। 323 मिलियन डॉलर की जो सरमायाकारी है वो मुल्क के अंदर आई है, 323 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी आई है, और 457 मिलियन डॉलर की जो सरमायाकारी है वो बाहर चली गई है। तो हम तो नुकसान में बना भाई, मईशत तो ठीक नहीं चल रही हमारी। और इसके अलावा और जो मईशत के जो अशारी हैं वो भी पाकिस्तान के बेहतर नहीं है, लेकिन हुकूमत ये दावा करती है कि हमने उड़ान भर लिया, पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है। सोहराब बरकत के हवाले से एक अहम तरीन खबर है जी। सोहराब बरकत को
तकरीबन 54 दिन हो गए हैं, पाबंद सलासल अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया और उनका जो कसूर, उनका जो गुनाह था वो हम सब के सामने है। इस हवाले से इमरान रियाज खान ने कहा कि सुराब बरकत ने कश्मीरी होने का हक अदा किया था मगर कश्मीरियों ने अपना हक अदा नहीं किया। तो इस पर शौकत नवाज मीर, उन्होंने कहा कि इमरान रियाज दर्द दिल रखते थे तो उन्होंने शिकवा किया। हम वाज़ह कर दें कि आज सोहराब है, कल कोई और सहाफ़ी होगा, हम हरगिज़ ऐसा नहीं होने देंगे। अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर हैं ख्वाजा मेहरान अरशद, उन्होंने कहा कि रियासत भर के लोगों से गुजारिश है कि तैयारियां मुकम्मल कर लें। अगर 15 दिन के अंदर सोहराब बरकत रिहा ना हुआ तो तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद होंगे। ये अल्टीमेटम जारी कर दिया गया कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर सोहराब बरकत को रिहा ना किया गया तो फिर कश्मीर के जो तमाम एंट्री पॉइंट्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर सोहराब बरकत की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ पंजाब असम्बली के अंदर एक करारदाद जमा करवाई गई है और यह करारदाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली शेख इम्तियाज की जानब से करवाई गई है, जिसमें यह मुतालबा किया गया कि सोहराब बरकत को फौरी तौर पर गैर मशरूत और बाइज्जत रिहा किया जाए। फ़हीम अख्तर मलक सीनियर साफ़ी हैं, नौजवान साफ़ी हैं, उन्होंने कराची के अंदर जो प्लाजे में आग लगी उस हवाले से बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी कराची में कर्बनाक वाकया, गुल प्लाजा से 70 से ज्यादा अफराद लापता, 24 घंटे बाद भी लाइट्स का इंतजाम 24 घंटे बाद जाकर लाइट का इंतजाम हुआ। इससे इंतजामिया की तेजी नजर आ रही है। आग पर ताहाल काबू नहीं पाया गया। जरदारी बाप बेटा समेत बिरून मुल्क मसरूफ हैं और सिंध की अवाम मुर्तजा वहाब के रहमो करम के ऊपर है। फैजुल्ला खान ने इसके ऊपर बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी गुल प्लाजा में जो आग लगी है उसके 100 मीटर के गिरदोनवा में गुज़िश्ता 4 से 6 माह के दौरान ये तीसरी आग है। यहां पर मुसलसल आग लग रही है और आलात नहीं है। 2.5-3 करोड़ की आबादी के शहर में आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के पास टोटल 1100 एहलकार हैं। यहां पर 90% से ज्यादा इमारतों में इमरजेंसी रास्ते ही नहीं है। अगर कोई आग लग जाए, खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाए तो इमरजेंसी एग्जिट होता है, वो इमरजेंसी एग्जिट है नहीं है। फातिमा भुट्टो ने भी इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि 7 साल में शॉपिंग मॉल के अंदर 60 आग लगने के वाकयात हुए हैं कराची के अंदर, लेकिन फिर भी इंतजामिया ने इससे किसी किस्म का कोई सबक नहीं सीखा। नाज़रीन किराम, अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम पाइंदाबाद।